मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है अभी 12th क्लास का, और सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ाना शुरू किया था इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्शन कब होता है, और कोई परफेक्ट सॉलिड होता भी है क्या, ये सब के बारे में, इन सारी बातों के बारे में चर्चा हो चुकी है। और आपको बता चुका हूँ कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसमें जो अरेंजमेंट होंगे वो एकदम रेगुलर होंगे थ्रू आउट द सॉलिड। पूरे सॉलिड में वह अरेंजमेंट एकदम रेगुलर होगा तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट सॉलिड। थोड़ी भी अगर इरेगुलरिटी है किसी पॉइंट पर, किसी लाइन में, तो हम उसको कहते हैं कि वो इम्परफेक्शन हुआ, डिफेक्ट हुआ सॉलिड में। और यह भी हम लोगों ने ये जाना था, ये भी समझा था कि कोई भी सॉलिड जो है वो 100% परफेक्ट होता ही नहीं है, और 100% परफेक्ट सॉलिड के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जरूरी है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो कोई सॉलिड परफेक्ट हो सकता है। और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ भी परफेक्शन सॉलिड में नहीं होता है। और हम लोग उसी इम्परफेक्शन को पढ़ रहे थे, और आपको बताया था कि इम्परफेक्शन एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कहने का मतलब हुआ कि किसी खास पॉइंट पर, किसी सर्टेन पॉइंट पर अगर इरेगुलरिटी है तो हम उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और अगर एक लाइन में इरेगुलरिटी है तो उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। तो उसमें, उन दोनों में से हम लोगों को जो पढ़ना है इस 12th क्लास में वो है पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट में। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट वगैरह वगैरह, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यही सब बात कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में। पॉइंट डिफेक्ट का स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें दो डिफेक्ट्स आए थे, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है सॉलिड में, और उनके कंडीशंस क्या है, किस तरह के सॉलिड में वैसे डिफेक्ट पाए जाते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और बड़ा ही डिटेल में उसमें समझा दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो एक बार देख लें, और मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से जब आप वीडियो देखें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और एक लाइक ज़रूर दें। अगर वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, आपको अच्छा लगता है और उसको लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आज हम लोग इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड के इस टॉपिक के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट मैंने कहा था, दूसरा डिफेक्ट है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यह डिफेक्ट भी एक आयनिक सॉलिड में ही पाया जाता है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि दिस डिफेक्ट is observed generally in an ionic solid। यह आयनिक सॉलिड में ही पाया जाता है। नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ कि आफ्टर दिस डिफेक्ट जो रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन कटायंस एंड अनायंस के बीच का जो रेशियो होता है गेट्स डिस्टर्ब्ड। मतलब जो रेशियो डिफेक्ट के पहले होता है वही रेशियो डिफेक्ट के बाद नहीं रह जाता है, वह रेशियो बदल जाता है। तो दोनों का वो इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इवन आफ्टर
नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट the solid remains neutral। सॉलिड जो है वो न्यूट्रल रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। पहले भी बताया मैंने कि अगर कोई डिफेक्ट एराइज होता भी है तो सॉलिड के न्यूट्रलिटी पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। सॉलिड तो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे वो डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक हो या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो, तो सॉलिड हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक तो हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इन दोनों को हम लोगों को इस टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, ये कैसे राइज होते हैं, किस टाइप के सॉलिड में होंगे और उनके होने का कंडीशन क्या है और होने का कंसिक्वेंस क्या होगा। अगर ये डिफेक्ट पाए जाते हैं तो सॉलिड में क्या क्या बातें हो सकती हैं, हम लोगों को यही समझना है इस टॉपिक में। तो एक बात बता दें आपको कि अगर किसी आयनिक सॉलिड में, इन एन आयनिक सॉलिड, सपोज कीजिए कि NaCl है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हुए, इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो कटायन होंगे एंड अनायन होंगे एंड Cl-। तो Na+ जो है ये कटायनिक पार्ट हुआ, यह कटायनिक पार्ट है, कटायनिक पार्ट, और कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग्स टू मेटल, यह मेटल से बिलोंग करता है। ये अनायनिक पार्ट है, अनायनिक पार्ट, एंड इट बिलोंग्स टू नॉन मेटल, यह नॉन मेटल से बिलोंग करता है, यह नॉन मेटल से बिलोंग करता है। तो इसी के आधार पर हम लोग मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी समझने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देखिए मेटल एक्सेस का मतलब हुआ कि मेटल की संख्या ज़्यादा है, नॉन मेटल की संख्या कम है। मेटल एक्सेस का मतलब ही हुआ कि नंबर ऑफ मेटेलिक पार्ट, मेटेलिक पार्ट का मतलब कटायन, इज ग्रेटर देन number of the non-metallic part, non-metallic part का मतलब हुआ अनायन, इसलिए मैंने समझाया आपको पहले, अनायन आफ्टर द डिफेक्ट, आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट से पहले तो सब कुछ नॉर्मल है, डिफेक्ट से पहले तो वो परफेक्ट सॉलिड है, तो कटायन की संख्या अनायन की संख्या का बराबर है, वो रेशियो एकदम 1:1 है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कटायन डिफेक्ट होने के बाद, डिफेक्ट एराइज होने के बाद अगर कटायन की संख्या ज़्यादा हो गई अनायन से, तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं आपको कि बिफोर द डिफेक्ट, before the defect, number of cations ये बराबर होगा नंबर ऑफ अनायंस के। बट
after the defect number of cations ये ज़्यादा होगा नंबर ऑफ अनायंस के, तब हम लोग उसको कहते हैं कि वह मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एराइज करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो पाथवे हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज टू अराइज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज करने का दो हमारे पास वे है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी मैं आपको समझा दूं कि अगर हम बाहर से कोई मेटेलिक सेंटर कटायन अगर सॉलिड में इंट्रोड्यूस कर दें, हाँ, पहला मेथड हो सकता है, पहला वे कि एक कटायन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉलिड में एक कटायन इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एन अनायन इज रिमूव्ड फ्रॉम द लैटिस। दोनों ही में कटायन की संख्या बढ़ जाएगी, दोनों ही प्रोसेस में कटायन की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारा एम यही है, हमारा जो टारगेट है यही कि कटायन की संख्या ज़्यादा कर देना है, अनायन की संख्या कम कर देना है। किसके बाद? डिफेक्ट के बाद। तो हम यही काम करने वाले हैं। तो इसी को बारी बारी से समझ लेना है कि कटायन कम कैसे होगा। ध्यान ये रखना है हमेशा कि जो सॉलिड होगा वो किसी भी हाल में न्यूट्रल रहेगा, वो कभी भी चार्ज्ड नहीं हो सकता है। तो पहला तरीका है, पहला वे है, ए कटायन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉलिड। एक कटायन को सॉलिड में इंट्रोड्यूस कर देना है तो कटायन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। यही तो करना है हमको। तो देखिए, सपोज कीजिए ए लैटिस ऑफ लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड के लैटिस की बात करते हैं तो Li प्लस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Li प्लस। यह एक परफेक्ट सॉलिड है जिसमें कटायंस की संख्या अनायंस की संख्या के बराबर है, जिसमें कटायंस की संख्या अनायंस की संख्या के बराबर है। अब इसमें हमने एक कटायन इंट्रोड्यूस करना है। कहता है कि दिस सॉलिड इज स्ट्रांगली हीटेड। इसको समझना है कि कर क्या रहे हैं। स्ट्रांगली हीटेड in the presence of lithium vapor at very high pressure। प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है और स्ट्रांगली हम इसको हीट कर रहे हैं लिथियम वेपर के प्रेजेंस में। तो देखिए, सॉलिड पहले बना लेता हूँ।
Li plus Cl minus Li plus Cl minus Cl minus Li plus Cl minus Li plus Li plus Cl minus Li plus Cl minus Cl minus Li plus Cl minus Li plus, ये हमने एक सॉलिड बनाया है, परफेक्ट सॉलिड, जिसको हम गर्म कर रहे हैं लिथियम वेपर के प्रेजेंस में। तो लिथियम जब टेम्परेचर बढ़ेगा, आप ध्यान देना, तो ये लिथियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा निश्चित रूप से। ये मैंने कहा है कि आयोनाइजेशन ऑफ लिथियम एट हायर टेम्परेचर, ionization of lithium takes place। लिथियम का आयोनाइजेशन होगा एंड इट गिव्स Li प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लिथियम आयन है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये किसी एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये किसी एक इंटरस्टिशियल साइट पर आकर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम यहाँ ये लिखना चाहते हैं इसके बारे में कि Li प्लस ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल voids and it makes the solid पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए। हमने कहा क्या, जब हम इसको लिथियम वेपर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो लिथियम आयोनाइज होगा, लिथियम प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो लिथियम इसके सॉलिड में इंटर कर गया। मैंने लिख दिया है कि लिथियम आयन ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट एंड इट मेक्स द सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज। निश्चित रूप से एक कटायन इसमें आया एक्स्ट्रा, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया इस पर। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि सॉलिड न्यूट्रल होना चाहिए, तो कहता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे साइट पर जाकर ऑक्यूपाई कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन है, कहना ये है कि द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय लिथियम ऑक्यूपाइज another interstitial site, another interstitial site and makes solid न्यूट्रल। सॉलिड को यह न्यूट्रल बना देगा। इस तरह से ये सॉलिड न्यूट्रल हो जाएगा। और हमारा जो सॉलिड में डिफेक्ट है वो मेटल एक्सेस भी हो गया। अब अगर आप काउंट करेंगे इसमें, तो काउंट करने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ मेटल की संख्या ज़्यादा है नॉन मेटल के मुकाबले। इसलिए यह जो डिफेक्ट हुआ वह एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। यह डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। काउंट कर लीजिए ना, जितना लिथियम उतना क्लोराइड तो पहले से था, एक लिथियम आयन एक्स्ट्रा इसमें आ गया है तो वो तो ज़्यादा हुआ, तो मेटल एक्सेस हुआ। और चूंकि उस Li प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये न्यूट्रल भी हुआ। तो यह मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, लेकिन न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन की गई है। तो कहेंगे कि नाउ number of Li plus is greater than number of Cl minus, so it is metal excess defect। यह एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। एंड also neutrality is maintained
इसकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड है। इस तरह से यह एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, जो ऑक्युपाई किया है फ्री इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कलर होगा और इस कलर प्रोड्यूसिंग को हम लोग कहेंगे एफ सेंटर। अब एफ सेंटर हम आपको समझाते हैं कि एफ सेंटर इसको क्यों कहते हैं। तो कहिए कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई the interstitial site and can absorb some radiations। ये कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड डिस्प्ले कलर, जिसके कारण इसमें कलर होगा। इसलिए हेंस दिस साइट इज known as एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है, एफ आया है फेब्रे से, मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग, यह कलर प्रोड्यूसिंग है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एफ सेंटर। इसको कहते हैं हम लोग एफ सेंटर। बड़ा ही कॉमन सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि अल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और उनके कलर्ड होने का कारण क्या है, एफ सेंटर। एक सेंटेंस में हम जवाब दे सकते हैं कि एफ सेंटर के कारण उसमें कलर होता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर है, एफ सेंटर है। तो यह एफ सेंटर हुआ। अब एक बात और समझ सकते हैं आप कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी करने लगेगा। यह जो पहले इंसुलेटर हुआ करता था, अब यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी करेगा, और इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि यह सेमी कंडक्टर है, और यह एन टाइप सेमी कंडक्टर है। एन टाइप सेमी कंडक्टर, नॉर्मल टाइप सेमी कंडक्टर, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसमें कैरी कर रहा है। तो यही बात हुई कि यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के कारण हम लोग इसको कहेंगे कि यह सेमी कंडक्टर हो गया। और सेमी कंडक्टर हुआ तो भी एन टाइप सेमी कंडक्टर हुआ। एन टाइप सेमी कंडक्टर कहने का मतलब हुआ कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके कारण ये इसने इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो यह जुमला भी मैं लिख देना पसंद करता हूँ कि दिस free electrons can carry electricity and hence the solid becomes semi कंडक्टर। यह जो सॉलिड है वो सेमी कंडक्टर हो जाएगा एंड नोन एज एन टाइप सेमी कंडक्टर। इसको हम लोग कहेंगे कि यह एन टाइप सेमी कंडक्टर हुआ। तो अब आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अल्कली मेटल हैलाइड हैं वो कलर्ड हो सकते हैं, और अगर वो कलरफुल हैं
तो निश्चित रूप से उसमें कोई डिफेक्ट है, और ख़ास करके अल्कली मेटल हैलाइड्स अगर कोई है तो वहाँ मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण ये एफ सेंटर बनता है, और एफ सेंटर बनने के कारण वो कलरफुल हो जाते हैं। और एक और भी बात है कि वो कंडक्टर भी सेमी कंडक्टर भी हो जाते हैं। सेमी कंडक्टर होने का कारण है कि उसमें जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसलिए हम लोग उसको सेमी कंडक्टर, खास करके एन टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया है कि यह एन टाइप सेमी कंडक्टर हुआ। तो आप यह डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड में भी एराइज करा सकते हैं, और अगर सोडियम क्लोराइड में इस तरह का डिफेक्ट होगा तो सोडियम क्लोराइड जो कि कलरलेस वाइट होता है उसमें भी कुछ खास रंग आ जाएगा, और तब वो रंगीन नमक कहलाएगा। तो सोडियम क्लोराइड में भी कलर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। यह मैंने आपको समझाया है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक तरीका। दूसरा वे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैंने एक दूसरी पॉसिबिलिटी की भी चर्चा कर दी है कि हम अगर एक कटायन उसमें से हटा दें, एक कटायन ही हटा देते हैं, तब क्या होगा, कटायन हटने से निश्चित रूप से एक अनायन हटा देते हैं, अनायन के हटने से निश्चित रूप से एक कटायन की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब वो कटायन की संख्या अनायन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, और वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में चला जाएगा। और क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को हम लोग देख लेते हैं कि यह डिफेक्ट, यह पॉसिबिलिटी कैसे हम अराइज कर सकते हैं। तो हमने ये कहा था कि एन अनायन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड से हम एक अनायन को ही रिमूव कर देते हैं। तो अनायन को रिमूव करने के लिए देखिए, फिर से एक बात कर लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज ए सॉलिड लिथियम क्लोराइड, यही ले लेते हैं, हमें एक समझना है इसमें बस कि कैसे राइज किया जा सकता है। तो लिथियम क्लोराइड का Li प्लस Cl माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Li प्लस, Cl माइनस Li प्लस, Li प्लस Cl माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Li प्लस, Cl माइनस Li प्लस, ये हमने लिथियम क्लोराइड का एक परफेक्ट क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट बनाया। यह एक परफेक्ट क्रिस्टल हुआ, परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ लिथियम क्लोराइड। अब इस परफेक्ट क्रिस्टल में हमें इंट्रोड्यूस करना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको, हमारे पास जो एक पॉसिबिलिटी है, जो एक वे हमने आपको समझाया, वो वे है कि एक अनायन इसमें से हटा देना है। तो एक अनायन हटाने के लिए हम यहाँ करने वाले क्या हैं, सो देखिए, द सॉलिड इज हीटेड, सॉलिड इज स्ट्रांगली हीटेड in the vapor of lithium वेपर के प्रेजेंस में हम सॉलिड को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो होगा क्या, अगर सॉलिड को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो बात क्या हो सकती है, ये भी देख लेना है। ये लिथियम प्लस Cl माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Li प्लस, Li प्लस Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Li प्लस Cl माइनस Li प्लस, ये सॉलिड है जिसको हीट किया जा रहा है, जिसको हीट किया जा रहा है लिथियम वेपर के प्रेजेंस में
तो ये आयोनाइज होगा, लिथियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ठीक बात है। तो कहता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रखा है, तो जब स्ट्रांगली इसको हीट किया तो कोई एक अनायन, यहाँ का कोई एक अनायन बाहर निकल गया Cl-, और इसने बना दिया लिथियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि 1 Cl- comes out from its original site, combines with lithium plus and forms लिथियम क्लोराइड बना देगा। अब इस तरह से ये साइट खाली हो गया। मैं यहाँ से अब मिटा दूंगा इसको। ये खाली जगह हो गया, अपने पीछे एक वॉइड छोड़ गया वो। तो कहेंगे इन दिस वे सॉलिड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये सॉलिड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आके जगह ले लेगा। तो इसको हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय लिथियम will occupy that hole and makes the solid neutral, और उस सॉलिड को वह न्यूट्रल बना देगा। इस तरह से सॉलिड की न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। लेकिन फिर से एक बात वही हो गई, ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर से ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण कलर होगा और ये कंडक्टर भी होगा। अगेन ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स द सॉलिड बिकम्स कलर्ड, and n-type सेमीकंडक्टर। ये कलर्ड भी हो जाएगा और n-type सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और क्यों होगा आपको समझा चुका हूँ पहले ही कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी के कारण रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा ये, और जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर डिस्प्ले करेगा। और चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए इसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। किस टाइप का? तो एन टाइप का। एन मतलब नेगेटिव, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमको देगा। तो इस तरह से दोनों ही पॉसिबिलिटीज में हमको सेमीकंडक्टर मिला, और वह सेमीकंडक्टर कहलाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ कहता है बहुत सारी बातें हैं कि एक जिंक ऑक्साइड इज कलरलेस एट रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर यह कलरलेस होता है। ऑन हीटिंग, जब इसको आप गर्म करते हो, ऑन हीटिंग इट बिकम्स येलो, इसका कलर जो है वो पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, कहता है कि ऑन हीटिंग ZnO loses oxide ions
ये ऑक्साइड आयन लूज कर देता है। मतलब ऑक्साइड आयन लूज कर देगा का मतलब लूजेज अनायंस, ये अनायंस जो है वो लूज कर देता है। हेंस अभी बताया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट एराइज होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एराइजेज एंड formation of epicenter makes this solid येलो। अब आप समझ गए होंगे कि जिंक ऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे तो उसका कलर जो है वाइट से चेंज होकर येलो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिंक ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है जब उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से ऑक्साइड आयन लूज करता है, वो ऑक्साइड आयन निकलता है, मतलब अनायन निकलता है, और अनायन निकलेगा तो कैटायन की संख्या बढ़ जाएगी। तो कैटायन की संख्या जब डोमिनेंट हो जाएगी तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एफ सेंटर बनता है, आप जानते हैं। एफ सेंटर बनने के कारण ये कलरफुल हो जाएगा, मतलब येलो कलर का हो जाएगा, और यही कारण है कि जिंक में कलर होता है। तो ये बात आपको समझना होगा कि ये यहाँ एफ सेंटर का अगर ये सवाल पूछता है तो अगर बहुत एक नंबर का सवाल पूछता ही है तो आप बस ये इतना जरूर लिख लीजिएगा कि ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड हैज टेंडेंसी टू लूज ऑक्साइड आयंस स्पॉन्टेनियसली एंड हेंस मेटल एक्सेस डिफेक्ट एराइजेज दैट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर एंड हेंस इट बिकम्स येलो इन कलर। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है सॉलिड में, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या क्या बातें हो सकती हैं, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट एराइज हो गया तो सॉलिड के कौन से प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशंस होंगे, कौन सा प्रॉपर्टीज उसका बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब दूसरा डिफेक्ट है जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है, दूसरा डिफेक्ट है वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इसका यह मतलब हुआ कि द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट after which number of metallic parts जो होगा वो कम होना चाहिए नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक पार्ट्स से। नॉन मेटेलिक पार्ट्स की संख्या से मेटेलिक पार्ट्स कम हुआ तो उसको कहेंगे डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का भी एराइज करने का हमारे पास दो वेज हैं। ए कटायन इज रिमूव्ड, ए कटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड में से एक कटायन हटा दिया जाए, और दूसरा कि एक अनायन, एन अनायन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉलिड, एक अनायन सॉलिड में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ भी है, दो पॉसिबल वेज हैं हमारे पास यहाँ भी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एराइज करने का। हम दोनों पर बात करना चाहते हैं। पहला हुआ ए कटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड से एक कटायन को रिमूव कर दिया जाए।
एक पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सपोज करो आयरन ऑक्साइड, सपोज FeO सॉलिड, आयरन ऑक्साइड में आयरन Fe++ O माइनस माइनस, Fe++ O माइनस माइनस, O माइनस माइनस Fe++, O माइनस माइनस Fe++, इसको समझना है। यह एक परफेक्ट सॉलिड है। सपोज कीजिए कि यह एक परफेक्ट सॉलिड है, यह एक परफेक्ट सॉलिड हुआ। इस परफेक्ट सॉलिड में एक मेटालिक सेंटर हमको हटा देना है। Fe2+ आयन इज रिमूव्ड आउट, एक आयन इसमें से हटा दिया हमने। तो एक आयन कहीं से भी हटा देंगे तो हटाएंगे तो होल बनेगा, आयरन 2+ O माइनस माइनस, आयरन 2+ O माइनस माइनस, O माइनस माइनस प्लस प्लस O माइनस माइनस, यहाँ से किसी एक सेंटर को हटा दिया हमने, यहाँ से एक अनायन, एक कटायन को हमने हटा दिया। ठीक, तो एक कटायन को हटाया, एक कटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड leaving a hole behind it, एक होल इसके पीछे छूट गया। अब सॉलिड जो है वो तो निगेटिवली चार्ज हो गया। नाउ सॉलिड बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, सॉलिड जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। अब उस नेगेटिव चार्ज को कैसे हम बैलेंस करेंगे? लेकिन सॉलिड तो न्यूट्रल होना चाहिए, बट इट मस्ट बी न्यूट्रल, इट मस्ट बी न्यूट्रल। इस सॉलिड को एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। तो कहता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोई दो आयरन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के 3 कर लेगा। देखिए, कोई दो सेंटर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के 3 कर लेगा। तो हम कह सकते हैं any two Fe2+ enhances their oxidation number 2+3 and neutrality is maintained, और इस तरह से न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो गई। अब ये सॉलिड जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वैसे सॉलिड में हो सकता है जिसके मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। यहाँ देखिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 नहीं पॉसिबल होता तो क्या ये हम कर पाते? नहीं कर पाते। मतलब ये हुआ कि यह डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वहाँ पॉसिबल है जहाँ मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेबिलिटी हो। तो हम ये कह सकते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज पॉसिबल in the metals that can show variable
ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करे उसी में पॉसिबल है, अदरवाइज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दूसरे मेटल के केस में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हुआ। अब यहाँ देखिए कि यह सॉलिड जो है कंडक्टर हो जाएगा, सॉलिड बिकम्स कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव होल, सो known as p-type सेमीकंडक्टर, इसको कहा जाएगा p-type सेमीकंडक्टर। हम लोग इसको p-type सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो आपने समझ लिया कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट gives p-type सेमीकंडक्टर, तो p-type सेमीकंडक्टर देगा। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि एक तरीका, एक रास्ता क्या हो सकता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट अराइज करने का, इंट्रोड्यूस करने का। ये मैंने आपको रास्ता समझा दिया है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ये सब आपने समझ लिया है। और एक और जो रास्ता है कि एक अनायन ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उस पर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक अनायन इंट्रोड्यूस करेंगे तो निश्चित रूप से कटायन की संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, तो वहाँ मेटल डिफिशियंसी होने की संभावना बनेगी। तो हम उसको भी डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वे है कि एन अनायन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉलिड, एक अनायन जो है वो सॉलिड में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, एक अनायन उसमें डाल दिया जाए। तो सपोज करो A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस यह एक परफेक्ट सॉलिड है, यह एक परफेक्ट सॉलिड है। यह एक परफेक्ट सॉलिड है। कहता है इसमें हम अनायन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, B माइनस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉलिड। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हम आपको समझा दें। चूँकि B माइनस जाएगा तो जाएगा कहाँ, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे, और आप जानते हैं कि जो अनायन होते हैं उनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट बैठेंगे ही नहीं, और जब वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं बैठेंगे तो फिर हम इंट्रोड्यूस कराना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू बिगर साइज anion does not fit into the interstitial void, so generally it is not possible. इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतनी सारी बात आप समझ चुके हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है,
और उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इस पर हम लोगों ने आज पूरा चर्चा किया है। और डिफेक्ट में बच जाता है कि इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट, और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में थोड़ा बहुत बात करनी है उसमें, और तब हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सॉलिड स्टेट। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में 2-3 लेक्चर अभी लगना चाहिए इसमें, उसमें कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आज जो आपको समझा दिया है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो बार बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश कीजिए। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि लाइक देना न भूलें। धन्यवाद।